हेलो एवरीवन, वी वेलकम यू इन आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं आजकल, जिसमें हम लोग अभी तक 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कवर किया था, सेकेंड लेक्चर में फॉर्मुलेशन, थर्ड लेक्चर में वेरिएबल सेपरेबल, और इस लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जेई में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब आजकल वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है। गेट पीएसयू में भी ये बहुत फ्रिक्वेंट है, एनडीए में भी इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बाकी जैम और 12th क्लास के एग्जाम में भी ये बहुत फ्रिक्वेंट पूछा जाता है। बीएससी में ये एक एडिशनल टूल की तरह यूज़ होता है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली जो है मेजर पार्ट कवर करता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत जगह हमारे लिए बेसिक टूल की तरह काम करती है। ठीक है, तो आज का इंपॉर्टेंट पार्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। तो हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप लास्ट तक बने रहेंगे, लास्ट तक देखेंगे। हमने इसमें काफ़ी जेई की और एनडीए की प्रॉब्लम डिस्कस करी है। प्रॉब्लम आप किसी भी कंपटीशन के ले लिए ऑलमोस्ट सब सेम ही है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कहीं पर एक आध स्टेप आगे करना होता है, किसी में एक आध स्टेप कम करना होता है। बाकी ओवरऑल कॉन्सेप्ट और सब कुछ सेम ही है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। ओके, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली एज अ नेम सजेस्ट the equation in which the degree is 1. Okay, so if I try to drive or define it formally, so whenever we say linear means it is degree 1. जहाँ पर भी ये लिखा है लीनियर तो इसका मतलब डिग्री 1। अब डिग्री 1 किसकी? देखिए यहाँ पर दो चीज़ हैं, एक तो पहली है y और एक उसका है डेरिवेटिव। तो दो चीज़ें आपके पास हैं, y और उसका डेरिवेटिव। तो पहली कंडीशन ये कहती है लीनियर होने के लिए कि ऑल द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी इन डिग्री 1। दूसरी चीज़ ये कहती है कि ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव, चाहे वो जिस भी ऑर्डर का हो, दे शुड बी इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। थर्ड कंडीशन जो है, कहीं पर भी y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और y इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं आने चाहिए। ये सही है, ये सही है, बट ये नहीं होना चाहिए। यानी कि द इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स अकर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। जिसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं इक्वेशन के अंदर सिर्फ फर्स्ट डिग्री में आए और उनका आपस में कहीं भी मल्टीप्लिकेशन ना हो, दैट इक्वेशन इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हर एक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी इक्वेशन हमको मिलेगी, वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन, मतलब गिवन इक्वेशन विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, इट विल वर्क एज अ रोल मॉडल फॉर अस। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे p और q क्या है। यहाँ पे जो p और q हैं दे आर फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट होगा या भी फंक्शन ऑफ x होगा, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे y का कोई फंक्शन आ गया तो हम उसको लीनियर नहीं बोल सकते। ओके, क्योंकि वो y का एक तरह से मल्टीपल की तरह काम करेगा आपके लिए, उस केस में ये लीनियर नहीं होगा। ओके, तो इतना आपको याद रखना है, dy over dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी और क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली और कांस्टेंट।
अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं? तो सॉल्यूशन के लिए जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए एक। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर है जिसको किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें तो वो उसको डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ओके, एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे विच कैन बी डायरेक्टली बी इंटीग्रेबल। ओके, तो या मीन्स इसका मोर जनरल बोल दूँ, एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ओके, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे ताकि हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकें उसको। तो सबसे पहला काम ये क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से शॉर्ट में लिखते हैं IF। ये कैलकुलेट करते हैं, ये होता है इंटीग्रल e⁻p⁴dx। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं स्टेप 2 में, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। तो इतना काम आपने करना है। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अगर आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर लें और उसको ढंग से कोशिश करें क्वेश्चन को करने की, तो इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता इन जनरल। और सेकेंडरी, इसका क्वेश्चन बहुत एक्यूरेट आंसर देता है, बहुत कम टाइम में आंसर देता है। हम लोगों ने इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी रखा है यहाँ पर। अगर आपको कभी भी किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड बनेगा हमेशा, और जो राइट हैंड साइड होगा वो इंटीग्रेशन साइन q इंटू e⁻p⁴dx प्लस c बनेगा। आप इसमें सीधा उठा के पुट कर दीजिए, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको 1 मिनट में, क्या आपको 30 सेकंड में, 15 सेकंड में आंसर प्रोड्यूस करके दे देगा। ओके, एक बात और हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग y कंसिडर करते हैं, तो इक्वेशन जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में dy/dx प्लस py=q होती है। यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर कई बार क्या होता है कि लीनियर y को डिपेंडेंट लेके नहीं बन रही होती है, बट इफ वी इंटरचेंज x एंड y then it becomes linear in x. So in that case what will be the standard form? dx upon dy plus p x equals to q। यहाँ पर जो p और q है, यहाँ पर ये हो जाएंगे फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो देखिए हम p x और y को इंटरचेंज करें तो p और यहाँ पर dy आएगा dx की जगह पर। क्लियर? इतनी बात आपको याद रखनी है। एक छोटा सी बात आप लोग और याद रख लीजिए, बहुत यूज़ होगी यहाँ पर। e⁻ अगर कहीं पे भी लॉग यहाँ पर कुछ भी दे रखा है उसने fx, तो उसकी वैल्यू हमेशा fx होगी। क्योंकि ये एंटी लॉग की तरह काम कर रहा है। आप अगर देखें रिवर्स प्रोसेस है उसका, तो इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहले एक तो हम छोटी छोटी एनडी की प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे, हालांकि प्रीवियस ईयर की है। फिर उसके बाद हम लोग जेई की प्रॉब्लम देखते हैं। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy इक्वल्स टू x अपॉन y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी देखिए जो बात हमने डिस्कस करी वही बात यहाँ पर आ गई है। अगर आप यहाँ y को देखें ध्यान से, तो y की डिग्री 2 आ रही है, तो y में ये लीनियर नहीं है। बट अगर आप इसको x में देखने की कोशिश करें, x को डिपेंडेंट समझिए और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करिए। आप जहाँ x है वहाँ y, जहाँ y है वहाँ x, ऐसे ट्रीट करने की कोशिश करिए। फिर आप देखिए क्या ये लीनियर है कि नहीं है। तो देखिए x dy/dx की डिग्री जो है यहाँ पर वो 1 है, x की डिग्री भी 1 है। तो ये x, इसका मतलब, और आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये x में जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। तो अब वही करना है आपको। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए पहले।
आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आप कंपेयर करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करिए, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है वो p होता है, तो इट मीन्स इट विल बी 1 अपॉन वाई डी वाई, और दिस बिकम्स लॉग वाई, और लॉग वाई ई पावर में आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी y। तो हमने कहा ना आपको, अगर आपकी ये पावर निकल गई आप इसको शॉर्टकट से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, x यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में आपने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया वाई क्यूब। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे एक c ऐड कर देंगे आप, तो यहाँ पर हो गया एक्स वाई इक्वल्स टू वाई पावर 4 प्लस c हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आंसर इसके साथ मैच करता है वो आंसर हो गया। यहाँ पर 4 से इसी में आ रहा है, वाई पावर 4 आ रहा है, यहाँ पर c आ रहा है, आप सोचोगे यहाँ पर 4c हो जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में हमेशा कहता हूँ कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का डिफरेंस है वो डिफरेंस नहीं माना जाता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप c1 लिख दीजिए, c2 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो दैट्स वाई इट विल बी योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर एक, बाकी तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पर उसने एक स्पेशल बात दी है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें इस तरह की प्रॉब्लम को, जहाँ पर हमको वैल्यू दी होती है y की x की किसी पॉइंट पर, वो बेसिकली जनरल सॉल्यूशन ना होकर पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पर y 0 दिया हुआ है उसने, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा सॉल्यूशन में, आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। इसको हम लोग मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं, या शॉर्ट में IVL भी बोलते हैं, सॉरी IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, इतना आपको याद रखना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा इसका, e⁻², और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 है तो इंटीग्रेट करेंगे x हो जाएगा, e⁻²x हो गया। तो अगर मैं देखिए सॉल्यूशन लिखूंगा शॉर्टकट से डायरेक्ट, तो हमें कुछ नहीं करना, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e⁻²x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में आपने e⁻²x से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो e⁻²x रहा। अब आपने उसमें जो है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻²x अपॉन 2 प्लस c आ जाएगा। अब देखिए जब भी ऐसी वैल्यूज दी होती हैं तो इनका एक ही पर्पस होता है, जो ये y0 दिया है इसका एक ही पर्पस है, टू गेट द वैल्यू ऑफ c। अब आप यहाँ पर y की जगह भी 0 रखिए, x की जगह भी 0 रखिए, तो देखिए यहाँ तो 0 हो गया, e⁻0 मतलब 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1/2। ओके, तो जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा आपका, जब आप फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे, इसके बाद जब फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y इंटू e⁻²x इक्वल्स टू, आप ही सब डायरेक्ट कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, ये तो सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, e⁻²x/2 -1/2। ओके, आप y को इधर ले जा लीजिए और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1/2 माइनस e⁻²x/2। अब देखिए इसके साथ जो भी आंसर मैच कर रहा है दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये ए मैच कर रहा है इसके साथ तो ए विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, गॉट इट। चलिए अब आते हैं जेई की प्रॉब्लम्स पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट वही है, बस एक आध चीज़ एक्स्ट्रा वो पूछ लेता है या थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो देखिए कंपेयर करिए, आप पहले कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो dy और dx फर्स्ट डिग्री में, y भी फर्स्ट डिग्री में, तो लीनियर तो है ही है। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे इसका, e⁻, देखिए आप x से x कैंसिल हो गया, पहले आ गया 2x, फिर 1/x बचा, यानी कि कितना आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, log x, e⁻log x इज x, तो ये हो गया x इंटू e⁻²x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो हमने आपको बताया था 1 लाइन सॉल्यूशन, हम फालतू में इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, y में आपने डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है।
राइट हैंड साइड में भी यही किया आपने, तो e⁻2x से e⁻2x कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो x² आएगा, प्लस आप यहाँ पे c लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए उसने वैल्यू दिया है y1 इक्वल्स टू e⁻²/2, ये दिया किस लिए मैंने अभी आपको बताया, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसको देने का एक पर्पस है क्या, कि आप c की वैल्यू निकालें। तो y की जगह 1 पुट किया, x की जगह पे 1 पुट करिए और y की जगह पे e⁻²/2, इसकी जगह पे 1 पुट किया तो e⁻2 आ गया। ओके, और यहाँ पर कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, देखिए ये 1/2 हो गया और c प्लस का c हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये पूरा का पूरा वही है। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपके पास e⁻2x इंटू x और x²/2। क्लियर। अब आप देखिए x से x कैंसिल हो गया यहाँ पर, और आप जब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो अगर इसके बाद आप यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया, y इक्वल्स टू e⁻²x, साथ में क्या आ गया, x आ गया, /2 आ गया। अब देखिए उसने जेई की प्रॉब्लम में थोड़ा सा एक आध स्टेप एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए ताकि आप थोड़ा एनालाइज कर सकें। तो यहाँ पर उसने दिया है कि y(x) इस डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, क्या है, सब चेक करना है। तो देखिए आपको पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब भी हमको चेक करना है हम सीधा डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो डेरिवेटिव कैलकुलेट किया आपने, तो e⁻²x, x का डिफरेंशियल 1 तो 1/2, फिर इसका डिफरेंशियल -2 e⁻²x इंटू x अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, e⁻²x हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 1 - 1/2 - x आ गया। अब देखिए ये जो फंक्शन है e⁻²x, इट विल नेवर बी नेगेटिव, बट ये नेगेटिव हो सकता है, ये वाला पोर्शन जो है आपका ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो देखिए अगर यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को देखें 1/2 से 1 के बीच में, यानी कि 1/2 से बड़ी वैल्यू जब आप रख रहे हैं तो ये हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो dy/dx विल लेस देन 0 व्हेन x क्या होगा कि बड़ा होगा कि सिर्फ 1/2 से। तो देयरफॉर ये कौन सा हो गया, ऑप्शन 2 हमारा सही हो गया। क्लियर। तो आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी वो यही करने के लिए कह रहा है, बट यहाँ पर जब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ी सी हमें प्रिकॉशन रखनी है। क्या प्रिकॉशन रखनी है, कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू x², ये दिया है क्वेश्चन। देखिए तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया है आपको, तो यहाँ पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि dy/dx की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, बट ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है dy/dx प्लस py इक्वल टू q आता है। तो कहीं पर भी वहाँ पर dy/dx का कोफिशिएंट कोई वेरिएबल नहीं होता है, ना ही कोई कांस्टेंट होता है, सिवाय 1 के। तो व्हाट वी डू, हम x से डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो dy/dx प्लस 2y अपॉन x इक्वल्स टू x हो गया। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, फिर वही काम कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमने आपको सॉल्यूशन बताया था e⁻p(dx), इसको इंटीग्रेट करेंगे आप 2/x है, तो 2/x को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 log x हो गया, फिर x² आ गया, वहाँ पर log x² हो गया, तो e⁻log x² का मतलब x² हो गया, तो x² इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। आपने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो यह हो गया x³ x² से मल्टीप्लाई किया x³, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴/4 प्लस c। क्लियर। अब आप देखिए कंडीशन ने दिया है y1 इक्वल्स टू 1, तो आप क्या कीजिए, x की जगह भी 1, y की जगह भी 1 पुट कीजिए, तो 1 इक्वल्स टू 1/4 प्लस c। तो दिस बिकम्स c इक्वल्स टू हाउ मच, 3/4। अब आप इसको यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए। जब आपने पुट किया
तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू पावर 4 प्लस 3/4 हो गया। अब बस आपको क्या करना है, y 1/2 की वैल्यू निकालने के लिए कहा है उसने, तो x यहाँ पर 1/2 रख दीजिए आप, तो हो गया y इंटू 1/4 इक्वल्स टू यहाँ 1/16 हो गया इंटू 4 प्लस 3/4 हो गया। 4 सब में से कैंसिल हो गया, तो 49 और 48 प्लस 49/16 आंसर हो गया। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। ओके, बस आपको इतना से ध्यान रखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये स्टेप आपका डायरेक्ट आएगा। आप एनडी के एस्पायरेंट है तो आपको देखिए हमेशा इतना ही काम करना है। जेई के एस्पायरेंट को आपको सी निकालने के लिए ज़्यादा कह देगा, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको लगाने के लिए कहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रॉब्लम है। डेरिवेटिव दिया है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, सब कुछ वही है, बट यहाँ पर एफ एक्स दे दिया उसने, और एफ एक्स को यहाँ पर डिफाइन करके दिया है उसने। तो देखिए पहले इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि अगर इसका मतलब हमें सही समझ में आता है तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपने जब इसका सॉल्यूशन निकाला तो सीधा सॉल्यूशन कितना आएगा, देखिए आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। y इंटू ई टू पावर 2x इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन साइन आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, इंटू एफ एक्स लिखा होता है प्लस सी लिखा होता है। इतना लिखा होता है हम लोगों ने। यहाँ पर इसने इंटीग्रेट करने के लिए कहा है तो हम इसको 0 to x ले लेते हैं क्योंकि वेरिएबल लिमिट है। तो अभी हम लोगों ने सी की वैल्यू भी निकाली और इसको नहीं देखा एक्चुअल में, सिर्फ हमने इतना कंसिडर किया जितना फंक्शंस ने दिया है। अब उसने दिया y 0 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 to 0 लिमिट 0। तो इसका मतलब क्या होगा, सी की वैल्यू आपके पास सीधा 0 आ गई है। ठीक है, आपको पता है अगर दोनों लिमिट 0 हो तो आंसर 0 ही आएगा, या लिमिट दोनों बराबर हो तो भी 0 आएगा। तो जो ये इसका सॉल्यूशन आया वो आ गया ई एस टू पावर -2x इंटीग्रेशन साइन 0 to x ई एस टू पावर 2x इंटू एफ एक्स। क्लियर। अब देखिए आपको कह रहा है वो कि y इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए आप। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है y 3/2 की, यानी कि x यहाँ पर 3/2 रखना है। y और y एफ एक्स दोनों का मतलब एक ही, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y 3/2 कितना हो गया, ई एस टू पावर -2 इंटू 3/2, यानी कि सीधा सीधा क्यूब लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हो गया 0 to 3/2 ई एस टू पावर 2x एफ एक्स डी एक्स। देखिए अब इसके बाद आप एफ एक्स की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले आपने यूज़ नहीं करी, कोई मतलब भी नहीं था उसको यूज़ करने का, तो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर लीजिए। क्लियर। अब आपने यहाँ पे इसको यूज़ किया तो ब्रेक किया इसको, 0 से 1 के बीच में इसने दिया है वैल्यू कितना 1। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू 1 रख के इसको यहाँ इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग। बाकी उसने दिया है 0 to, बाकी जितना बचा 1 to 3/2 इसको ब्रेक कर दिया आप, वहाँ पर 0 दिया है उसने तो 0 हो गया। बस e-3 इसको आपने इंटीग्रेट किया, e पावर 2x/2, यानी कि कितना आ गया 2 यहाँ पर आ गया। जब आपने 2 1 रखा यहाँ पर e आ गया 2, 1 0 रखा तो 1 आ गया। तो दिस विल बी योर आंसर, और ये यहाँ पर मैच कर रहा है। क्लियर। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने काफ़ी प्रॉब्लम डिस्कस करी है आपके साथ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आपको आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ग्रो हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। और कमेंट सेक्शन में लिख के अगर आप हमको ये भी बताएंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा तो हमको और भी अच्छा लगेगा, ताकि ये हमको मोटिवेशन देगा ताकि हम इसी तरह की और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएँ आपके लिए। और हम अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। और इसको ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ये लोगों के पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।